हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 2। क्या है? चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 नहीं बोल सकते इसे हम, क्योंकि ये चैप्टर 1 का ही पार्ट है, तो हम इसे चैप्टर 1.1 बोलेंगे और मैं इसे मेंशन भी कर दूंगा चैप्टर 1.1 करके। ठीक है, अभी कल तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, ठीक है, 1813 चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे 1833 चार्टर एक्ट के बारे में। 1833 चार्टर एक्ट के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। 1833 चार्टर एक्ट में 1813 चार्टर एक्ट के कुछ कमियों को सुधारा गया। ठीक है, 1813 में कुछ कमियां रह गई थी, उसे 1833 में सुधारा गया। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भारत में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे क्यों लाया। सबसे पहले हम ये देखिए समझते हैं कि अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बिजनेस कर रही थी और उसके बिजनेस को लगभग खत्म किया जा चुका था। लेकिन अब इंग्लैंड में एक नई डिमांड उठने लग गई और इंग्लैंड की सरकार में एक नई डिमांड उठने लग गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही खत्म करो। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अब वो पॉलिटिकल मामला करेगी ही नहीं, मतलब वो पॉलिटिकल मामलों में रहेगी ही नहीं। अब आप उसे सिर्फ क्या कीजिए, अब उसका पूरा अपना हाथ में कंट्रोल ले लीजिए। मतलब ब्रिटिश इंडिया मतलब इंग्लैंड ही, सॉरी ब्रिटिश ही चलाएंगे, मतलब इंग्लैंड वाले ही चलाएंगे क्या इंडिया को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली आप खत्म कीजिए पूरी तरीके से। मतलब बिजनेस में तो खत्म कर ही दिया था, लेकिन अब पूरी तरीके से खत्म कीजिए। अब इंग्लैंड अपने हाथ में ले हर चीज को। लेकिन हुआ क्या कि इंग्लैंड सरकार ने बोला ठीक है थोड़ा समय और देते हैं, इतना जल्दी करना अच्छी चीज नहीं है। 1813 में भी ये डिमांड उठी थी, लेकिन 1833 तक उसे रोका गया था। फिर 1833 में, ठीक है, इस चार्टर एक्ट के थ्रू, 1833 चार्टर एक्ट के थ्रू ये बात कही गई कि अब खत्म नहीं किया जाएगा, पर उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। और क्या क्या बदलाव किए गए चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हुआ कि अब तक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, जिसके पोस्ट थे, अब उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रख दिया गया। क्या रखा गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रख दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने दोस्तों विलियम बेंटिक। क्या नाम था उनका? विलियम बेंटिक था। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज की गई कि टी एंड चाइना बिजनेस फिनिश्ड। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 1813 के चार्टर एक्ट में ये बात कही गई थी कि चाय के साथ और चाइना के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बिजनेस बरकरार रखेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यहां पर इस एक्ट के थ्रू उसे पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। मतलब टी का बिजनेस और चाइना के साथ बिजनेस की भी मोनोपोली खत्म हो गई। तो आप ये कह सकते हैं कि कंप्लीट मोनोपोली खत्म हो गई किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। कौन से एक्ट के थ्रू? 1833 चार्टर एक्ट के थ्रू। फिर तीसरा पॉइंट है आपका, अंग्रेज बिना अनुमति के भारत आ सकते हैं और भूमि खरीद सकते हैं। मतलब ये था कि इंग्लैंड का कोई भी आदमी, ठीक है, भारत आ सकता है विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, यहां आके बिजनेस भी कर सकता है, यहां आके जमीन भी खरीद सकता है, यहां आके रह भी सकता है। ये छूट दे दी गई किसमें? 1833 चार्टर एक्ट के थ्रू। ठीक, उसके बाद में फिर दास प्रथा का अंत किया गया। दास प्रथा मतलब क्या होता था? 1843 में, मतलब ये 1833 में बना, इसके 10 साल बाद दास प्रथा खत्म कर दी गई इस एक्ट के थ्रू। पर कानून इसमें बन गया था, ये बोला गया था कि दास प्रथा खत्म की जाएगी। दास प्रथा मतलब होता था स्लेवरी सिस्टम, किसी भी व्यक्ति को दास बनाकर काम करना। भारत में ऐसी कुप्रथा चल रही थी कि जिसमें जमींदार लोग छोटे छोटे किसानों को दास बना लेते थे और उनकी सारी जमीनों को हड़प लेते थे। उस दास प्रथा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक, उसके बाद में फिर आता है आपका गवर्नर जनरल की काउंसिल में चौथा सदस्य लॉ मेंबर, विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहले 4 मेंबर थे, ठीक है, बाद में फिर 3 हो गए। अब वापस इसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 4 कर दिया गया। लेकिन जो चौथा मेंबर था वो एक लॉ मेंबर के रूप में जोड़ा गया, मतलब एक विधि सदस्य के रूप में। मतलब जो चौथा मेंबर था वो कानून से रिलेटेड सलाह देगा किसको? अपने विलियम बेंटिक को, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। चौथा सदस्य जोड़ा गया, लेकिन किस फॉर्म में जोड़ा गया? लॉ मेंबर, मतलब उसे लॉ के बारे में अच्छी जानकारी होगी। और वो कौन था? आप उसका नाम जानते हैं, लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था उसका? लॉर्ड मैकाले, जिसने भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को लाया था, इंग्लिश को लाया था, वही लॉर्ड मैकाले है ये। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले कौन से एक्ट में जोड़ा था? 1833 चार्टर एक्ट में। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी जिसमें 3 मेंबर थे, उसमें चौथे मेंबर के फॉर्म में इसे क्या किया गया था? जोड़ा गया था। समझ में आया? तो ये 1833 चार्टर एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए अब हम बात करते हैं 1853 चार्टर एक्ट के बारे में। 20 साल बाद फिर वही डिमांड उठी दोस्तों कि टोटल मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई है, अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी खत्म कर दिया जाए। इंग्लैंड के बड़े बड़े व्यापारी ये चाहते थे और कुछ सत्ता वाले भी या पॉलिटिकल पार्टीज भी चाहती थी इंग्लैंड की कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से खत्म करके इंग्लैंड अपना रूल लगा दे। लेकिन यहां पर भी इंग्लैंड ने ऐसा नहीं किया। इंग्लैंड ने क्या किया? उसमें फिर कुछ बदलाव किए। बदलाव में क्या थे?
विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई। विधि सदस्य मतलब लॉर्ड मैकाले, यहां जो मैंने बताया था लॉर्ड मैकाले, यहां पर जब लॉर्ड मैकाले अपॉइंट हुआ था तो उसे एज अ टेम्पररी ऐड किया गया था। किसमें? 1833 चार्टर एक्ट में एज अ टेम्पररी ऐड किया गया था, परमानेंट नहीं था। लेकिन 20 साल बाद उसे परमानेंट मेंबरशिप दे दी गई। लॉर्ड मैकाले जब अपने अंतिम छोर पे थे, अब कई लॉ मेंबर आएंगे, कई सारे लॉ मेंबर आएंगे, लेकिन लॉ मेंबर जुड़ेगा 1853 के बाद में वो परमानेंट होगा। ठीक है, तो लॉ मेंबर को परमानेंट किया गया। ये सब एग्जाम्स में पूछा गया है कि लॉ मेंबर को कब परमानेंट किया गया था, तो 1853 चार्टर एक्ट में। से छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताते चलूंगा। यहां मैंने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में उस वर्ड को लिखना यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसी वजह से मैंने इसको हिंदी में लिखा था ताकि हिंदी मीडियम वाले भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। और एक्सप्लेन तो मैं इंग्लिश में कर ही दे रहा हूं। ठीक है, तो लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबरशिप प्राप्त हो गई। ठीक है, उसके बाद में फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जैसे मैंने बताया था कि इंग्लैंड में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्वेस्टर्स रहते थे, तो उनके इन्वेस्टर्स के नंबर थे, जो टोटल नंबर थे वो थे 24। कितने थे? 24 मेंबर हुआ करते थे। और ये 24 मेंबर जो होते थे वो मिलकर फैसला लेते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। वही 24 मेंबर्स को घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। याद रखेंगे इसे। और बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब देखिए, बंगाल अब सिर्फ बंगाल नहीं रह गया, तो वो पूरे इंडिया में फैल गया था। पूरे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी फैल चुकी थी। तो इस समय पे क्या होता था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो विलियम बेंटिक थे, बाद में इस समय पे 1853 चार्टर एक्ट जब बना तो उस समय लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो इंडिया के क्या थे? गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। तो उनके लिए बंगाल को संभालना और पूरे इंडिया को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। इसी वजह से क्या हुआ कि बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या की गई? नियुक्ति की गई, ताकि बंगाल को बहुत आसानी से क्या किया जा सके? संभाला जा सके, ताकि तुम बंगाल संभालो और मैं जो हूं वो पूरा इंडिया संभालूंगा, क्योंकि मैं तो गवर्नर जनरल ऑफ क्या हूं? इंडिया हूं। समझ में आया? तो 1833 चार्टर एक्ट और 1853 चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि कुल मिला के इंग्लैंड ये चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही बिजनेस करे और थोड़ा बहुत पॉलिटिकल मामला ही संभाले। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती गई और 1857 में, जैसा कि लॉर्ड डलहौजी की आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, जिसमें क्या होता था कि अगर किसी का भी कोई पुत्र नहीं है, किसी भी राजा को कोई पुत्र नहीं है या फिर उसका कोई वारिस नहीं है, तो वो राज्य ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर दिया जाएगा, जैसे छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया था। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये शामिल किया गया, जिसकी वजह से 1857 का क्या हुआ? क्रांति हुई। 1857 की क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। इस 1857 की क्रांति के बाद में फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पूरा इंडिया ले लिया। किसने? इंग्लैंड ने। हम आगे वाले में पढ़ेंगे 1858 वाले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, हम उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल ये आप समझिए 1833 चार्टर एक्ट और 1853 चार्टर एक्ट को। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मतलब है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम का कानून क्यों आया, किस लिए आया, सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि 1857 में 1857 में क्रांति हुई। ये क्रांति की ज्वाला पूरे देश भर में भड़की। ठीक है, सभी लोगों ने अपने स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, अंग्रेजों से युद्ध किया। इसलिए हम इसे कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध। ठीक है, 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर अगेंस्ट टू ब्रिटिशर्स। ठीक है, इसे विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर कहा था। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद में क्या हुआ कि इंग्लैंड को यह समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतने बड़े देश का भार नहीं संभाल सकती। ना ही वो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से कर सकती है, ना ही पॉलिटिकल मामलों को संभाल सकती है, ना ही मिलिट्री मामलों को संभाल सकती है, ना ही बिजनेस संभाल सकती है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि बहुत सारे बदलाव हुए। 1857 की क्रांति में हम हार गए। ठीक है, अंग्रेज जीत गए, लेकिन अंग्रेजों के जीतने के पीछे कई सारे कारण थे, हम उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन क्या क्या बदलाव किए इंग्लैंड ने, उन चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उन्होंने, देखिए क्या हुआ, 1857 की क्रांति 1858 में खत्म हो गई, 1858 में खत्म हुई। जब 1858 में क्रांति खत्म हुई, ठीक है, तो उस समय पे क्या हुआ कि इंग्लैंड ने सोचा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का समय समाप्त हो गया है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता अपने हाथ में ले लेनी है
अब सिर्फ इंग्लैंड ही इंडिया को रन करेगी। ठीक, अब हुआ क्या कि 1 नवंबर 1858 डेट था, 1 नवंबर, क्या सा डेट था, 1 नवंबर 1858। ठीक है, इलाहाबाद दरबार लगाया गया। क्या दरबार लगाया गया? इलाहाबाद दरबार लगाया गया। इलाहाबाद दरबार का मतलब होता था जब महारानी भारत आई, महारानी जो थी वो भारत आई और महारानी ने भारत आने के बाद में इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित किया गया। दरबार का मतलब होता था एक इवेंट, एक समारोह आयोजित किया गया। उसमें महारानी ने घोषणा की, महारानी ने यह डिक्लेरेशन किया कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में कि आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह पर ताज का शासन शुरू होगा, मतलब मेरा शासन शुरू होगा, क्राउन रूल स्टार्ट। ठीक है, यहां पर क्या डिक्लेरेशन किया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त और ताज का शासन शुरू। अब ताज का मतलब क्या होता था? महारानी के अंडर आ जाएगा भारत, लेकिन महारानी असलियत थोड़ी होती है। महारानी तो नाम मात्र होती है, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति नाम मात्र का है लेकिन प्रधानमंत्री रियल काम करते हैं, तो वैसे ही ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन के पीएम के अंदर आ जाएगा क्या? भारत। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और पीएम के अंदर आ गया या ताज के अंदर आ गया क्या? भारत। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है दोस्तों कि 1 नवंबर 1858 को कौन सा दरबार आयोजित किया गया था? तो इलाहाबाद दरबार। या इलाहाबाद दरबार कब आयोजित किया गया था और कब महारानी ने सत्ता हस्तांतरण किया था? सत्ता हस्तांतरण मतलब पावर का ट्रांसफर किया था, रूल का ट्रांसफर किया था। तो कौन से बोलेंगे हम लोग? 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद दरबार, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल समाप्त कर दिया गया और ताज का शासन क्या हो गया? शुरू हो गया भारत में। ठीक है, ये समझना है कि अगला पॉइंट क्या था। अभी तक हम लोगों ने देखा था, ये लास्ट वाले पॉइंट पे हम जाएंगे, ठीक है, सॉरी थर्ड वाले पॉइंट पे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए दो टाइप की चीजें होती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब मैंने पहले ही बताया था, ये इन्वेस्टर्स की बॉडी होती थी, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टर्स होते थे वो इंग्लैंड में थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में टोटल 6 मेंबर थे और जो 6 मंत्री मतलब 6 मंत्री टाइप के होते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करते थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। ये बोला गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रही तो उसके इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगा लेकिन इन्वेस्टर्स का कोई ज्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं होगा। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की कोई बॉडी नहीं रहेगी। अब जब कंट्रोल करने के लिए कोई चीज ही नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं है, तो कंट्रोल किसको करोगे दोस्तों? ठीक है, तो हुआ क्या कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह पर एक नया चीज बनाया गया, भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ये एक पोस्ट बनाई गई। ठीक है, भारत सचिव भी बोलते हैं इसे, भारत मंत्री भी बोलते हैं, या इंग्लिश में से बोलते हैं, इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई, अपॉइंटमेंट की गई। भारत सचिव की अपॉइंटमेंट की गई और भारत सचिव को यह बोला गया कि भारत सचिव कहां रहेगा? इंग्लैंड में, लंदन में रहेगा। ठीक, कौन? भारत सचिव। भारत सचिव इंग्लैंड में रहेगा और इंग्लैंड से निगरानी करेगा कहां? भारत की। ठीक है, तो इसकी हेल्प के लिए 15 मेंबर, कितने मेंबर? 15 मेंबर की एक भारत परिषद बनाई गई। 7 मेंबर की क्या बनाई गई? सॉरी 15 मेंबर की इंडिया काउंसिल बनाई गई। क्या बनाई गई? इंडिया काउंसिल, जो भारत सचिव को मदद करेगा। एक समझिए, एक बॉडी बनाई गई, ठीक है, उस बॉडी में 15 लोग थे। 15 लोग के अलावा एक आदमी था भारत सचिव, मतलब एक आदमी अपॉइंट किया जाएगा जो भारत के ऊपर कंट्रोल रखेगा। ध्यान से समझिए क्या होता था, कुछ नहीं होता। देखिए प्राइम मिनिस्टर थे वहां पे इंग्लैंड में, ठीक, प्राइम मिनिस्टर को कोई एक मंत्री होता था, उस मंत्री को प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि एक काम करो यार, तुम इंडिया संभाल लो, ठीक है, मैं तुम्हें भारत मंत्री बना देता हूं। तो वही भारत मंत्री जो होता था वही भारत सचिव होता था, समझ में? अब भारत सचिव की हेल्प के लिए तो बोलते थे यार मैं इतना बड़ा इंडिया कैसे संभालूंगा, तो बोले नहीं यार तुम एक काम करो, 15 लोगों की तुमको एक टीम देता हूं। तो 15 टीम की उस टीम का नाम रखा गया इंडिया काउंसिल। क्या रखा गया? इंडिया काउंसिल या भारत परिषद रखा गया, समझ में? इसमें जो 7 मेंबर थे वो अपॉइंट होते थे किंग के द्वारा। किसके द्वारा अपॉइंट होते थे? किंग, राजा अपॉइंट करता था, ठीक है। और 8 मेंबर जो होते थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो खत्म हो गए थे, लेकिन जो इन्वेस्टर्स की टीम थी, ठीक है, आज भी वो थी, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स की टीम बाकी 8 लोगों को अपॉइंट करती थी और 7 लोगों को अपॉइंट करते थे इंग्लैंड के किंग या जो भी सम्राट, महारानी या महाराजा जो भी हो, ठीक है, वो अपॉइंट करते थे। तो 7 मेंबर कौन अपॉइंट करते थे? राजा, और 8 मेंबर कौन अपॉइंट करते थे? डायरेक्टर। तो टोटल हो गए 15 सदस्य वाली भारतीय परिषद बनाई गई और इस भारतीय परिषद का चीफ जो था वो था भारत सचिव। अब समझना है तीसरे पॉइंट के ऊपर। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये सब तो खत्म हो गए। अब जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है,
अब उसे बोला गया भारत का वायसराय। क्या बोला गया? वायसराय। ठीक है, वायसराय कहा जाने लग गया। जैसे जैसे एक्ट बने वैसे वैसे नाम चेंज हुए। जैसे हम लोग ने पढ़ा था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। उसके बाद में फिर 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल बोला गया। ठीक, फिर 1853 में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। 1858 ये वाले एक्ट में ये बोला गया कि भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाएगा? अब भारत का वायसराय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वायसराय कहा जाएगा। और वायसराय की काउंसिल होगी। क्या होगी? काउंसिल होगी। और उस काउंसिल के जो चीफ होंगे वो वायसराय होंगे। और तो भारत का जो पहला वायसराय बना उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग नाम था। क्लियर हुआ? तो जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के फर्स्ट वायसराय बने, क्योंकि जब 1857 की वॉर हुई तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत के गवर्नर जनरल थे, जो ही भारत के क्या बने? वायसराय बने। और 1 नवंबर 1858 को महारानी ने डिक्लेरेशन किया था कि अब लॉर्ड कैनिंग ही भारत के गवर्नर जनरल थे, अब वही भारत के फर्स्ट वायसराय बनेंगे। क्लियर है? तो हुआ क्या कि ये इस टाइप से प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। अगला पॉइंट ये है कि सिविल सर्विसेज में रंग धर्म के आधार पर भेद नहीं होगा। ठीक है, हुआ क्या कि 1858 में ये देखा गया कि जो एग्जाम्स होते थे सिविल सर्विसेज के, उसमें क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग घपलाबाजी करके अपने ही लोगों को कहां से बुला लेते थे? बाहर से बुला लेते थे। और बाहर से बुलाने के बाद में क्या होता, मतलब इंग्लैंड से बुलाते थे तो वो क्या करते थे? और घपले करते थे, और घूसबाजी करते थे, और खूब भ्रष्टाचार करते थे। तो इस चीज को रोकने के लिए सिविल सर्विसेज में रंग धर्म के भेद पर आधार नहीं होगा। महारानी ने ये बोला कि भारतीयों को हाई पोस्ट पे अपॉइंट करो और अच्छे क्या करो, मतलब उनके लिए मतलब अच्छा से काम करो, ताकि उन लोगों के मन में ये लगे कि हमारे बीच में रंग भेद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे चल के और प्रॉब्लम्स हुई, भारतीयों को अच्छे पद पे नियुक्त नहीं किया गया। तो ये था आपका 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग ये पढ़े कि क्या क्या बदलाव हुए थे 1857 की क्रांति के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्ट की ओर।